नमस्कार सभी को। राष्ट्रीय पत्रकारिता कल्याण न्यास के द्वारा मैं सभी का स्वागत करता हूँ। माननीय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और जिनका परिचय एक्चुअली बहुत ही बहुआयामी व्यक्तिमत्व है सुरेश जी का। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके हैं 6 बार, 10 कैबिनेट पोजीशंस पे उन्होंने काम किया है। फिलहाल इंडिया का जो G20 समिट होता है उसमें G20 के शेरपा भी एज ए वो इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ही रिप्रेजेंट्स द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस ऑल्सो। पॉलिसी मेकिंग में बहुत ही बड़ा हाथ है, कई सारे प्रोजेक्ट्स पे उन्होंने काम किया है, तो ऐसा बहुआयामी व्यक्तिमत्व है। धन्यवाद सुरेश जी कि आपने हमारे साथ आज समय बिताने के लिए, एक तो आप राजी हो इतने व्यस्त समय में। करीबन इस लॉकडाउन के फेज में 225 से ज्यादा वेबिनार सुरेश जी ने किए हैं अलग अलग संस्थाओं के साथ, और सरकार तक एक क्या बोलते हैं ब्रिज गैप, संस्था हो, एनजीओ हो, बिजनेस एसोसिएशन हो, इकोनॉमिस्ट हो, और सरकार तक पहुंचाने की बात, उसका एक ब्रिज गैप बन के वो बहुत ही सक्षम रूप से बने हुए हैं पॉलिसी मेकिंग में। हमारे साथ वैसे ही जैसे सुरेश जी है वैसे ही राष्ट्रीय पत्रकारिता कल्याण न्यास के अध्यक्ष श्री रविंद्र संघवी जी भी है। मुंबई में उनका निवास रहता है। व्यवसाय से व्यवसायिक है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से के कई संस्थाओं पे उन्होंने जिम्मेदारी निभाई, संघ चालक भी है। तो माननीय रविंद्र संघवी जी, आपका भी स्वागत है। मैं अभी सुरेश जी से अनुरोध करूंगा कि वो अपना सेशन, जो हमारा ये परिवर्तन जो सीरीज है वर्ल्ड आफ्टर कोविड, और आज का जो टॉपिक है भारत एंड इमर्जिंग वर्ल्ड ऑर्डर, उस पे अपना संबोधन शुरू करें। सुरेश जी, ओवर टू यू। प्रतीक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सभी इस कार्यक्रम से जुड़े हुए सभी लोगों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज आपको मिलने का मुझे, भले ही व्यक्ति स्तर पे नहीं होगा, लेकिन मिलने का मौका मिला, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हम सब लोग जानते हैं कि जिस स्थिति से हम संक्रमण काल से हम गुजर रहे हैं, इस संक्रमण काल खत्म होने के बाद देश की स्थिति, विदेश की स्थिति, पूरे विश्व की स्थिति जैसे पहले थी वैसे नहीं रहेगी। इसने बहुत खूब कहा है कि हम जब रात को सोए थे तो एक विश्व में सोए थे, और जब जग गए तो दूसरे विश्व में हमारा पदार्पण हुआ। इतने गहरे स्तर पर विश्व की, देश की समाज व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, इसमें सब में बड़ी मात्रा में परिवर्तन जरूर आएंगे। हमने देखा भी है कि परिवर्तन जब आए तो एक तो यकायक आ जाता है, कुछ परिवर्तन करने के बहुत प्रयास करते हैं, बहुत सारी लोगों की जिंदगियां गुजर जाती है, लेकिन परिवर्तन जब आता है तो उसके दुष्परिणाम जब दिखाई देते हैं तो हमें हमेशा, एक तो हमने कोशिश करके परिवर्तन भी किया होगा, जैसे हमें स्वतंत्रता पाने के लिए जो काम हुआ, स्वतंत्रता मिल गई, स्वतंत्रता मिलने के बाद भी हमें इस बात सोचना पड़ा कि अभी नए भारत की रचना कैसे बने। उसी तरह से आज नए विश्व रचना जो रहेगी उसमें हमारा स्थान कैसे होगा, क्या होगा, उसके बारे में सोचने के लिए आपने जो कार्यक्रम किया उसके लिए मैं आपको भी देता हूं। एक बात साफ है कि विश्व में हमेशा ही बदलाव आते रहे, और ये बदलाव क्या हमने लाए हैं या किसी ने और ने लाए हो, लेकिन उस पर अपना स्थान कैसे हो उसके लिए हम लोग को जरूर कोशिश करके भी स्थान बनाना भी पड़ता है। इस संक्रमण काल के पहले विश्व में बड़ी मात्रा में कुछ बदलाव दिखाई भी दे रहे थे, जैसे कि 1991 के बाद जब यूएसएसआर का पतन हुआ, सिर्फ विश्व में अमेरिका एक ताकत के नाते उभर के आई। सब लोग कहने लगे कि अब ये तो यूनिपोलर वर्ल्ड बन गया। पहले बायपोलर था, इसमें एक ताकत यूएसएसआर की और उनको सहयोगी देने वाले सभी लोगों की, सभी देशों की, और दूसरे बात अमेरिका, वेस्टर्न यूरोप, उसके जो अलाइज थे,
जो नाटो में भी थे, बाहर भी थे। ये सबका एक बाइपोलर सिचुएशन थी। उस समय हम लोगों ने किया गलत एक रवैया अपनाया था कि हम किसी ब्लॉक में फॉर्मली नहीं रहेंगे, इसके लिए हम थर्ड फोर्स के नाते हम लोग काम करेंगे। नॉन अलाइंड मूवमेंट, नॉट बी अलाइंड टू आइदर यूएसए और यूएसएसआर। लेकिन 1991 में यूएसएसआर का पतन हुआ, और भले ही हमने उस समय कहा भी हो कि हम किसी एक के साथ नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी हमारा जो करीबीपन था वो था यूएसएसआर के साथ। हमारे साथ के साथ हमारी 25 साल की फ्रेंडशिप ट्रीटी भी थी। जो 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ, उस समय भी जब 7th फ्लीट अमेरिका का शायद हमारी तरफ आ रहा था, ऐसा अनुमान था, उस समय भी रशिया की वजह से, यूएसएसआर की वजह से हमें ताकत मिली थी। और जब भी पाकिस्तान ने या उन्होंने सिक्योरिटी काउंसिल में और जगह पर भारत के खिलाफ कुछ प्रस्ताव रखा, तो उसको यूएसएसआर ने हमेशा वीटो करके हमारे साथ दिया था। लेकिन 1991 के बाद स्थिति बदल गई, यूएसएसआर खत्म हो गया, यूएसएसआर ही नहीं रहा। बहुत सारे देश जो अभी सीआईएस कंट्री के नाते जाने जाते हैं, जो यूएसएसआर के घटक थे, वो अलग अलग राष्ट्र बन गए। तो हमारे लिए एक थोड़ी सी कठिन परिस्थिति पैदा हुई थी। उसका सामना करने के लिए पहले हम लोगों ने अमेरिका के साथ भी हमारा जो रिश्ता था उसको ज्यादा मजबूत करने की कोशिश की। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार जब मैं उनके सरकार में था, 6 जिम्मेदारियां मैंने अटल बिहारी जी के नेतृत्व में संभाली थी। उस समय से भी हम लोगों ने कुछ हमारा भी रूप बदलने की कोशिश की थी। लेकिन 1991 के बाद हम लोगों ने हमारी भी इकोनॉमिक रिफॉर्म शुरू किया था। उसी समय यूएसएसआर का पतन भी हुआ था। लेकिन उससे 13 साल पहले चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था को खोलने की शुरुआत की, डेंग जियाओपिंग के समय में। और उस समय जब उन्होंने 1978 में उसकी शुरुआत की, तब चीन की स्थिति बहुत ही चिंताजनक थी। सामाजिक स्तर पे भी थी, क्योंकि सांस्कृतिक क्रांति, कल्चरल रिवॉल्यूशन फॉर्मली खत्म हो चुकी थी। उसके सामाजिक परिणाम भी काफी विपरीत थे, और आर्थिक परिणाम तो बहुत ही गंभीर थे। कितने लोग उस समय गए थे क्योंकि खाने के लिए नहीं था, उसका अंदाजा नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में चीन ने भी अपना एक नया काम करने की शुरुआत की थी, दिशा बदली थी। उससे परिणाम रशिया की यूएसएसआर का पतन होने के बाद आर्थिक स्तर दिखाई देने लगे। चीन एक अर्थव्यवस्था बड़ी उभर के आई। काफी समय तक टिनामेन स्क्वायर होने के बाद के 20 साल करीबन चीन का आर्थिक वृद्धि का दर 10% से ज्यादा रहा। उसका एक परिणाम यह हुआ कि जो यूनिपोलर वर्ल्ड अमेरिका बन गई थी, उसको भले ही चुनौती नहीं थी, लेकिन फिर भी दूसरे जगह से चीन भी उभर आया। लेकिन चीन का उभर आना एक विश्व के लिए एक नई स्थिति का पैदा होना, और वो नई स्थिति हमारे लिए कैसी रहेगी, इसके लिए सोचने के लिए हमें मजबूर कर दिया। कोरोना से पहले ही, जब मैं कॉमर्स इंडस्ट्री मिनिस्टर था और एविएशन भी था साथ में, मैंने एक ग्रुप का गठन किया था, जिसमें आज हमारे देश के इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड में हमारे देश के प्रतिनिधि की हैसियत से एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हैं डॉक्टर सुजीत भल्ला, जाने माने अर्थशास्त्रज्ञ हैं। उनको प्रधानमंत्री जी ने आईएमएफ में बनाया। लेकिन उस समय
वो एक इकोनॉमिस्ट के नाते ही जाने जाते थे। तो उनको मैंने बुलाया, उनके अध्यक्षता में एक गठन किया। उसमें आज के जो हमारे विदेश मंत्री है डॉक्टर जयशंकर, उनको भी मैंने सदस्य बनाया था, और काफी लोग थे, लेकिन जाने माने लोग थे। उसकी वजह थी कि उस समय मैं देख रहा था, 3 साल पहले की बात है, जब किसी ने अंदाज भी नहीं किया था कि इस तरह की स्थिति पैदा होगी, जिसमें आज आपसे बात करने के लिए भी मुझे आपसे मुखामुखी बात नहीं हो पाएगी, मैं दूर से आपसे बात कर पाऊंगा। ऐसी स्थिति कभी होगी ऐसा अंदाज हमने नहीं किया था। वैसे मैं जब रेलवे मिनिस्टर था तो मैंने इसकी शुरुआत भी की थी। एक ही समय 40-40, 50-50, 20-20 राज्यों में एक ही समय में कार्यक्रम करता था। उसका खर्चा भी कम था, लोगों तक पहुंचने का मौका भी बहुत मिलता था। लेकिन ये स्थिति की जो किसी ने सोचा था कि स्थिति हमारे पे मजबूर करेगी इस तरह से बात करने के लिए। उस समय 3 साल पहले एक ग्रुप का गठन किया गया, यही सोचने के लिए कि चीन एक बड़ी अर्थव्यवस्था के हैसियत से ऊपर आया, जापान को भी पीछे कर दिया, यूरोप के सभी देशों को पीछे कर दिया। G7 की रचना जब बनी थी तो G7 एक बड़ी 7 अर्थव्यवस्था की एक ग्रुप था, लेकिन आज वो 7 में चीन नहीं है, लेकिन पूरे देश के विश्व की दूसरी अर्थव्यवस्था बनी है। और इसलिए अर्थव्यवस्था के नाते आर्थिक ताकत जो उन्होंने बनाई, उसके आधार पर उन्होंने मिलिट्री ताकत भी बनाई है। उसके आधार पर जियोपॉलिटिकल उन्होंने अपनी ताकत बढ़ाने की शुरुआत की है। जो भारत की हमेशा ताकत रही, हमारे बैकयार्ड जिसको हम कह सकते हैं, ऐसे अफ्रीका में भी उन्होंने अपना प्रवेश कर दिया। अफ्रीका तो दूर की बात हुई, दक्षिण एशिया में जो हमारे पड़ोसी है, उनमें भी उनका प्रेजेंस ही बढ़ा, नहीं तो उनका इन्फ्लुएंस भी बढ़ा। तो ऐसी स्थिति में हमें सुरक्षित रखने के लिए हमको क्या करना चाहिए, वो सोचने के लिए मैंने ग्रुप का गठन किया था। मैंने उसको काफी समय मैंने बिताया, मेरे खुद के सैकड़ों आवर्स मैंने उनके साथ में काम किया। घंटे 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 बातचीत चलती रही, रिपोर्ट बना। वो रिपोर्ट ये सरकार की पिछले सरकार का कार्यकाल खत्म होने के पहले मेरे पास आया था, मैंने उसके ऊपर काम भी शुरू कर दिया। लेकिन उसकी वजह क्या थी? चीन और अमेरिका मिलकर पूरे विश्व की 40% से ज्यादा अर्थव्यवस्था के लिए को दोनों जिम्मेदार है। विश्व व्यापार की तरफ देखेंगे तो इसी तरह से एक डोमिनेंट रूप से दोनों पावर खड़ी है। हमारे भारत के लिए ये आवश्यक है। यूनिपोलर वर्ल्ड था, वो भी हमारे लिए इतनी अच्छी स्थिति भी नहीं थी। जब बाइपोलर वर्ल्ड था, यूनिपोलर बनने पहले 1991 के पहले, उस समय भी हम लोगों को काम करने के लिए भी बहुत दिक्कत आती थी, किसको साथ में रखना है, उसको भी रखना है। लेकिन अभी ये जो स्थिति आई है, इससे हम किस तरह से निपट सकते हैं, इसके लिए मैंने कार्यकाल का गठन किया था। आज ये स्थिति है कि एक तरफ अमेरिका ने अपने जो सालों से साथ में काम करने वाले, उनके साथ में काम करने वाले देश थे, यूरोपियन यूनियन हो, जापान हो, कोरिया हो, या उनके पड़ोसी मेक्सिको हो या कनाडा हो, या इस पर कोरिया और जापान इसके पुनर्निर्माण करने में विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा योगदान अमेरिका ने दिया था। या जर्मनी को भी पुनर्निर्माण करने के लिए मार्शल प्लान जब बना, उसका भी योगदान अमेरिका का बहुत बड़ी मात्रा में था। और हमेशा नाटो अलायंस या और तरीके से ओईसीडी में काम करने से उनके संबंध बहुत ही करीब के बन गए थे। लेकिन हम देख रहे थे कुछ समय से, पर्टिकुलरली लास्ट 3 साल में, अमेरिका का अपने सहयोगी राष्ट्रों के साथ, अलायंस के साथ काम करने के जो तरीका था, उसमें भी कुछ बदलाव आ रहा था।
पहले तो नाफ्ता, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, उसको उन्होंने रिनेगोशिएट किया। जापान कोरिया के साथ भी किया, यूरोपियन यूनियन के साथ भी अभी चला है। और कुछ मामले में अमेरिका ने खुद यूनिलैटरल निर्णय ले लिए, खास यूरोप का और हमारा भी, जापान का भी, हमारा भी उसमें एक रवैया रहा है, वो है क्लाइमेट चेंज। जापान भी हमारे साथ है, यूरोपियन यूनियन भी हमारे साथ में। जब पेरिस पैक्ट बना उसके बाद में अमेरिका ने उसको यूनिलैटरल विड्रॉल कर दिया। इसका बहुत ही गहरा नुकसान विश्व को तो होगा ही होगा, लेकिन जो अलाइज एक दूसरे के साथ काम करते थे उसमें हुआ। जब अफगानिस्तान में अमेरिका ने अपनी फौज भेजी थी अल कायदा को लड़ने के लिए, उस समय रिपब्लिकन ही प्रेसिडेंट थे जॉर्ज डब्ल्यू बुश टू, उन्होंने एक बहुत बड़ा संगठन बनाया था, अलायंस किया था। लेकिन यूनिलैटरल एक्शन होने की वजह से भी कुछ दरार हमें दिखाई दे रहे थे। और आज तो हम देख रहे हैं कि अमेरिका ने डब्ल्यूएचओ से भी विड्रॉ कर लिया, यूरोपियन यूनियन ने उसको साथ में जाने को इनकार किया, तो डब्ल्यूएचओ में रहे हैं। ऐसी स्थिति में विश्व में एक नई ऑर्डर पैदा होगी, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। अभी हमारे लिए चुनौती यह है कि हम भी ये चाहते हैं कि वर्ल्ड में नई ऑर्डर बननी ही चाहिए। इसकी वजह यह है कि जो मल्टी इंस्टीट्यूशंस पहले से बने हुए हैं वो आज की वास्तविकता को सही माने में प्रदर्शित नहीं करते। भारत जैसा देश, जिसकी आबादी विश्व के 17% तक है और बहुत बड़े मामले में भारत का विश्व की स्थिति को ठीक तरह से चलने में भी बड़ा योगदान रहा है। जैसे कि इंपोर्ट्स में हम हमेशा हमारे सबसे ज्यादा लोग बेचते भी रहे और हम लोगों का हमेशा इस बात पे विश्वास रहा, और पूरे देश में सभी राजनीतिक दलों का, कि विश्व की वर्ल्ड गवर्नेंस सिस्टम कैसी चले तो उसमें मल्टीलैटरल अप्रोच होना चाहिए। वो ट्रेड के लिए हो डब्ल्यूटीओ के हैसियत से, सिक्योरिटी काउंसिल हो यूनाइटेड नेशन का जो विश्व में सुरक्षितता रखने के लिए काम करता है, इसमें भी भारत होना चाहिए, जापान भी होना चाहिए, जर्मनी भी होना चाहिए, ऐसा हमारी हमेशा कहना रहा है। उसके मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर हम लोगों ने जोर दिया है, बल दिया है, और मल्टीलैटरलिज्म भी खत्म होने की स्थिति में आया है। डब्ल्यूटीओ से, डब्ल्यूटीओ ठीक नहीं, उसको पूरा खत्म किया जाए, इस तरह का रवैया कुछ देशों ने अपनाया है। तो इसलिए हम लोगों ने, ये हमारे लिए एक बहुत ही पूर्ण स्थिति थी कि हम एक तरफ तो ये चाहेंगे कि किस तरह से विश्व में नई व्यवस्था बने, क्योंकि आज जो पुरानी व्यवस्था है वो भी ठीक नहीं है। यूनाइटेड नेशन हो, आईएमएफ हो, वर्ल्ड बैंक हो, जो ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन जिसको हम कहते हैं, ऐसे इंस्टीट्यूशन में भी सही माने में प्रातिनिधित्व नहीं है। हम है उसमें, लेकिन इट डज नॉट ट्रूली रिप्रेजेंट द ट्रू कैरेक्टर ऑफ द रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड टुडे। तो आज की जो वैश्विक स्थिति है उसको भी प्रदर्शित होना चाहिए, और विश्व में अलग अलग जो देश है उनकी जो उसका योगदान है उसको भी उसमें प्रदर्शित होना चाहिए। ये स्थिति आज के मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन में नहीं है। इसके लिए एक बार तो यह है कि वी बिलीव इन मल्टीलैटरलिज्म एंड वी वांट मल्टीलैटरलिज्म, बट एट द सेम टाइम दिस इंस्टीट्यूशन नीड टू बी रिफॉर्म्ड। सो दैट इज वन पार्ट। इसमें भारत का विश्व की संस्थाओं के साथ रिश्ता इस तरह से हमारा बनना चाहिए। दूसरी बात, हम ये नहीं चाहते कि इसका एक बाइपोलर वर्ल्ड बने जिसमें दो ही ताकत है विश्व की, वो सब तय करे। उसका उसके लिए भी एक सेफगार्ड यही होता है कि मल्टीलैटरलिज्म बने, लेकिन साथ ही में हम ये भी चाहते हैं कि डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ द इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। मल्टीलैटरलिज्म में ये बात आती है, फिर भी बनना चाहिए, क्योंकि एक तरफ डॉलर डोमिनेट करेगा। ऐसा कुछ समय पहले सोचा था लोगों ने कि डॉलर के पहले
स्टर्लिंग पाउंड हुआ करता था डोमिनेंट करेंसी, रिजर्व करेंसी ऑफ द वर्ल्ड, वो चली गई, डॉलर आ गया। अभी कुछ चीन चाहता है कि हमारी करेंसी भी है, युआन है, उसको भी एक रिजर्व के नाते जाना जाना चाहिए। हम चाहते हैं कि विश्व में सभी देशों को अपना काम करने के लिए स्वतंत्रता होनी चाहिए, और उसमें इस तरह की स्थिति पैदा ना हो कि दो जन बैठ गए, उन्होंने तय कर लिया जो करना है करिए, फिर हम लोग वी जस्ट फॉलो लाइक अ शिप, ऐसा ना होना चाहिए। और करने के लिए भारत के लिए एक चुनौती भी है और मौका भी है। हम ये चाहते, हम यानी हम जहाँ बैठे सब लोग तो जरूर चाहते हैं, भारत की जनता भी चाहती है कि प्रत्येक ऐसे न हैसियत से जाना चाहिए, हमारी ऐसी होनी चाहिए कि हम सबको, सबकी चिंता भी करते हैं, तो चिंता करने के समय हमारा जो सेल्फ इंटरेस्ट, उसको भी हम सही माने में की रक्षा करने के लिए हम समर्थ हैं। मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। 2017 की दिसंबर में मैं हाल ही में कॉमर्स मिनिस्टर बना था। रेल मंत्रालय का मैंने इस्तीफा दिया था, तो प्रधानमंत्री जी ने नई जिम्मेदारी सौंपी थी। तो कुछ हफ्ते में ही मुझे ब्यूनस आयर्स जाना, जहां पर डब्ल्यूटीओ का मिनिस्ट्रियल मीटिंग हो रहा था। वहां पर ही मैंने देखा कि ये डब्ल्यूटीओ लास्ट स्टेज पे वेंटिलेटर पे है, और यदि लाइफ सपोर्ट सिस्टम निकाल दिया जाए तो डब्ल्यूटीओ खत्म ही हो जाएगी, क्योंकि इस तरह से उसको अटैक हो रहा था। हमारे लिए स्थिति ठीक नहीं है। डब्ल्यूटीओ में हर निर्णय कंसेंसस से किए जाते हैं, इसलिए कोई तो बड़ी ताकत आके बैठे और तय करे, ऐसा तो होगा नहीं। जैसे हमारी गली में एक अपना गैंग का आदमी है, दूसरे दूसरे गैंग का आदमी, दो बैठेंगे तो बाकी के जो रहने वाले लोग हैं उनको तो कुछ कहने की ताकत भी नहीं, हिम्मत भी नहीं, क्योंकि दो तय कर दिया, उनको उनको फॉलो करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति होनी चाहिए। इसलिए मैंने फौरन वहीं पे ऐलान किया था, उसको मैंने टीम में पूरा, और मैंने दिल्ली में 2018 के मार्च में 18-19 मार्च को मैंने 57 देशों का मिनी मिनिस्ट्रियल आयोजित किया। ऐसा मिनी मिनिस्ट्रियल 15-20 कंट्री का होता है, बड़ा भी हुआ नहीं था। उसमें हम लोगों ने, उसके लिए मैंने मैंने उसकी अध्यक्षता की थी। तो बाद में जो मंत्री आए थे उसको मैंने प्रधानमंत्री जी को भी मिलाया था। ये हमारी एक बहुत बड़ी नए इनिशिएटिव था कि हमें दिखाना चाहते थे कि देखिए मल्टीलैटरलिज्म रहना चाहिए, कैसा रहना चाहिए, उसके लिए भारत एक राह दिखा सकता है। उसका मैंने फॉलोअप करने के लिए 2019 अप्रैल में दोबारा मिनिस्ट्रियल किया था। हमारे खुशी की बात है कि हमारे देश के भी लोगों के लिए इतनी स्वीकृति है, जब मैंने आमंत्रित किया सब लोग इतने बड़ी मात्रा में आए भी थे। आज हम चाहते हैं कि विश्व में मल्टीलैटरलिज्म बढ़े, उसमें भारत का एक अहम स्थान रहे। और भारत का स्थान रहेगा तो मैं कहता हूं कि जैसे हमने बहुत बार देखा है कि भारत के प्रति बहुत सारे देशों की श्रद्धा भी रही है, क्योंकि हम लोगों ने ना तो किसी का आक्रमण किया है, ना तो कभी हमने और देशों की रक्षा का इनकार भी कर दिया है। इसलिए मैं चाहता हूं कि भारत का व्यवस्था में जो स्थान बने वो ऐसा रहे कि जिसमें हम खुद की, हमारी जो इंटरेस्ट है उसको प्रमोट कर पाए, और वो इंटरेस्ट इस तरह से प्रमोट करे कि ना दूसरे को नुकसान भी उससे पहुंचे। जैसे छोटे देश है, अफ्रीका के देश है, लैटिन अमेरिका के देश है, अफ्रीका के, और हमारे आसिया में भी छोटे देश है, उनकी भी हम रक्षा करते हैं। उनकी रक्षा नहीं, इंटरेस्ट की रक्षा। मैं आपको कहना चाहता हूं कि हमारी अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़नी चाहिए, वही हमारी देश की अर्थव्यवस्था मजबूत बने तो हमारे लोगों को उसका लाभ होगा, हमारे देश का भी बढ़े। हमारी रक्षा करने के लिए कोई देश
विदेशी ताकत भी आती है, उसके रक्षा करने के लिए जो मिलिट्री फोर्स है उसको भी हम अच्छी तरह से बना भी सकेंगे। लेकिन वो करने के लिए क्या करना चाहिए, अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए? तो मैंने उसके लिए दो अलग अलग विचार विचार नहीं तो उसका कार्यक्रम भी मैंने अमल में किया था। जैसे कि $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बढ़ेगी तो कैसे बनेगी, उसका मैंने एक नक्शा ही बना दिया। 20% ऑफ दैट विल कम फ्रॉम इंडस्ट्री, एंड विच इंडस्ट्री, पूरा डिटेल, दैट इज $1 ट्रिलियन, $3 ट्रिलियन 60% फ्रॉम सर्विसेज, 12 champion sector of services which will contribute to it. Everything was prepared. 5,000 was sanctioned by the cabinet to implement it. Sanction. Another trillion for agriculture exports. And that too, I prepared a first ever India's agriculture export policy, and that will take India's export from $26 billion to $100 billion. Action plan was prepared, district-wise plan, which district, what can be exported. To supplement it, I had also prepared air cargo policy for the first time, so that we can air lift it and we can export it. Because some of these products are very perishable, like milk products, fruits and vegetables. They need to be exported only by air cargo. Now, all this was prepared on one hand. On the other hand, so this is macro level. On a grass level, मैंने एक प्लान बनाया था कि यदि हर जिले का जीडीपी हर साल जिस रफ्तार से आज बढ़ रहा है उसमें 3% हम ज्यादा वृद्धि ला सकते हैं, तो हमारा जीडीपी, देश का भी जीडीपी, जैसे चीन ने 20-30 साल तक प्रगति की थी 10% से जीडीपी करके, डबल डिजिट ग्रोथ, वो करने के लिए हम लोग बॉटम्स अप अप्रोच भी करेंगे। नीचे से जिले का जीडीपी 3% से ज्यादा जो आज हो रहा है उससे ज्यादा करेंगे, अतिरिक्त वृद्धि दर, सिर्फ 3% नहीं, अतिरिक्त वृद्धि। आज 6 है तो 9, 7 है तो 10। और यदि सभी जिलों का जीडीपी 3% से ज्यादा बढ़े तो स्वाभाविक है देश का जीडीपी भी 3% से आज जो बढ़ रहा है उससे ज्यादा बढ़ेगा। लेकिन साथ ही में लाभ ये होगा कि लोगों का ग्रोथ पहले होगा, क्योंकि जिले से ग्रोथ की हम शुरुआत करें, जिले से गांव भी उसमें आ ही गए। कल भी अपने परिवार के अश्विनी महाजन जी स्वदेश जागरण मंच के मेरे पास आए, मैंने भी उनको कहा कि अभी कार्यक्रम पता नहीं, मैंने पूरा उसका नक्शा बना हुआ है। 6 जिले चुने थे, उसके नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की तरफ से मैंने बना के लिया है। और हमारे भाग्या जी, उनके कल मैंने बातचीत, वो भी काफी, हैदराबाद में आज, उनका स्वास्थ्य इतना ठीक नहीं है, वो भी मुझे बता रहे थे कि अभी मैं भी, ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है, उसको हम आगे लेना चाहिए। अरुण कुमार जी से भी मेरी कल बातचीत। तो ये हम आते हैं कि मैं इस कार्यक्रम में सब अमल में हो रहा था, ये कार्यक्रम सब पूरे केंद्र सरकार की तरफ से, दोनों 5 ट्रिलियन का भी और डिस्ट्रिक्ट का भी मैंने मंत्री के हैसियत से बनाया था। उसमें राज्य सरकार को और जिला प्रशासन को उसमें सम्मिलित किया था। एक अधिकृत कार्यक्रम है। दोनों बढ़ेंगे तो देश की आर्थिक ताकत भी बढ़ेगी। देश की आर्थिक ताकत बढ़ेगी तो जो मैं समझता हूँ कि विश्व व्यवस्था में भारत का स्थान जो होना चाहिए, उसके लिए जब तक हमारी ताकत नहीं बढ़ती तो हमें गंभीरता से कोई लेगा नहीं। हमारी आवाज के पीछे जो ताकत लगेगी वो आर्थिक ताकत होनी चाहिए, मॉरल ताकत होनी चाहिए, हमारी स्पिरिचुअल ताकत भी उसमें लगनी चाहिए, जो हमारी कल्चर भी है, एथॉस भी है, हमारी संस्कृति का एक अविभाज्य भाग भी है। तो सभी को लेते हुए विश्व की नई व्यवस्था बनाने में हम लोग बड़ा योगदान दे सकते हैं, जिसमें हमारी हित की रक्षा हो, ये तो बहुत प्राथमिकता है। और साथ ही में हम इस तरह से रक्षा करने के लिए ऐसी स्थिति बनाएंगे, ऐसी व्यवस्था का निर्माण करेंगे विश्व में, जो व्यवस्था और देशों के हितों की भी रक्षा की जा सकती है, जो देशों को अपने आप ताकत नहीं है। इसमें हमारे लिए भी एक बड़ी मात्रा में अलायंस भी बन जाएंगे और साथ ही में एक विश्वसनीय मित्र के नाते पूरे विश्व में जाना भी जाएगा। ऐसी स्थिति हमें पैदा करनी चाहिए, ऐसी व्यवस्था हमने बनानी चाहिए। और व्यवस्था बनाने के लिए जैसे मैंने कहा, मिनिस्टर जो हमने की थी वही से भी शुरुआत हुई है। और ये भी मुझे लगता है आने वाले दिनों में और गंभीरता से और दृढ़ता से हमें काम करना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी काफी बड़ी मात्रा में भारत की
प्रतिमा भारत के हितों की रक्षा, विश्व की नवी व्यवस्था, इसमें भी मात्रा में काम करे। जैसे उन्होंने दाओस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो बहुत बड़ा सम्मेलन जनवरी महीने में स्विट्जरलैंड में होता है, प्रधानमंत्री जी 2018 के जनवरी में आए थे। तो उन्हें पूरे विश्व के सामने कहा था कि हम चाहते हैं कि वर्ल्ड इकोनॉमी शुड बी एन ओपन इकोनॉमी। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जो आज प्रोटेक्शनिज्म का माहौल पूरे विश्व में बन रहा है, हम चाहते हैं कि ऐसा होना चाहिए। विश्व के अर्थव्यवस्था जिसमें मल्टीलैटरलिज्म उसका ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए, क्योंकि आजकल आप सब टेक्नो सेवी इसके मैं बोल रहा हूँ, और इसलिए ऐसी व्यवस्था बनने की जरूरत है। व्यवस्था बने जिसमें देश का भी लाभ हो और हमारी देश के लोगों की जो उम्मीदें आज अपनी तरक्की किस तरह से होनी चाहिए उसके तरफ है, उसको भी बढ़ोतरी करने में हम लोग कामयाब होने चाहिए। हम सिर्फ विश्व को नजरअंदाज करते हुए देश का विकास नहीं कर सकते, और देश का विकास इस तरह से नहीं हो सकता कि सिर्फ हम विश्व की चिंता करेंगे। हमारा विकास होना चाहिए हमारी प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए, लेकिन उसमें विश्व की और भी लोगों की और भी समाज की उसमें सम्मिलित होना चाहिए, ताकि हम भी उनको भी एक्सपोर्ट कर पाएंगे, हमारा फुटप्रिंट भी बढ़ेगा। आज भी आपको जानकारी होगी कि पूरे विश्व में 3 करोड़ भारत मूलवासी लोग पूरे विश्व में रहते हैं। अमेरिका जैसे देश में भी आज करीबन 30-40 लाख लोग तो वैसे ही वहां के निवासी रह चुके हैं, और 30-40 लाख लोग हर साल पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, नौकरी करने के लिए भी वहां पहुंच जाते हैं। तो इसके लिए विश्व के साथ हमारा रिश्ता है तो होना ही चाहिए, लेकिन रिश्ते के साथ साथ उसका लाभ हमें भी मिले और हम विश्व को नुकसान न पहुंचाए, इस तरह की स्थिति हमें नवी व्यवस्था में करनी चाहिए। धन्यवाद सुरेश जी। पहला प्रश्न है स्वाति तोरसेकर जी का। नमस्ते, मैं स्वाति तोरसेकर बोल रही हूँ। मैं फॉरेन रिलेशंस पर ब्लॉग लिखती हूँ 2017 से, और सोशल मीडिया पे भी जय भाई। सर, आपने जो बात की है जीडीपी बढ़ाने की, तो उससे संलग्न सवाल एक मुझे पूछना है कि जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बारे में मोदी जी ने कुछ कदम उठाए थे, तो उसके बाद हमने दूसरे कोई कदम नहीं देखे। तो आपके ख्याल में और कौन से कदम उठाने चाहिए सरकार को, और उसमें लेबर लॉ रिफॉर्म्स, जुडिशियल रिफॉर्म्स और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स शामिल किए जाने वाले हैं कि नहीं? धन्यवाद। देखिए, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी उसकी मेरी भी जिम्मेदारी में था ही, लेकिन मैंने जो कोशिश, अभी जैसे मैंने कहा कि जिले स्तर से हम विकास करेंगे, तो मैंने कोशिश ये कर रहा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जिले लेवल पे होना चाहिए। हर जिले में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की लोगों को पहचाननी चाहिए, उसका अनुभव लोगों को जिले के लेवल पे आना चाहिए, मिलना चाहिए। तो ये तो जरूर है। जैसे आपने सेक्टर रिफॉर्म्स की बात की, उसमें भी बदलाव जरूरी है, लेकिन देखिए हम लोग वी गेट कैरिड अवे। ऐसा भी लेबर रिफॉर्म की बात आपने जो की, लेबर रिफॉर्म का मतलब ये है, जो लोग बहुत मोटे तौर पे जानते हैं कि हायर और फायर होना चाहिए। हमने किसी को नौकरी पे रख दिया तो उसको निकालने की हमको अनुमति मिलनी चाहिए। अभी आज क्या स्थिति है, आज सब लोग जाके उनके पीछे पड़े कि कम से कम हमारे काम के लिए आ जाइए। तो हायर फायर की बात कहां से आई? आप लोग चाहिए तो उसके लिए आप बुलाने के लिए उनको आमंत्रित करें, क्योंकि लोग उनको काम के लिए नहीं मिल रहे। तो इसके लिए हमारे कुछ ऐसे विचार दिमाग में डाले जाते हैं कि हमको लगता है वो करने से पूरे देश की समस्या खत्म हो जाएगी। हमको ये सोचना कि लेबर रिफॉर्म का मतलब क्या है। उस बात को मैं 20-25 साल से मैं हमेशा ये लोगों को कहते आया हूँ कि लेबर रिफॉर्म क्या, लेबर ने आके हमको कहा है कि हमको रिफॉर्म कीजिए, तो लेबर रिफॉर्म का मतलब क्या हो? इससे कि ऐसे कुछ कानूनन प्रावधान है जिस कारण लोगों को एम्प्लॉयमेंट ही जनरेट नहीं की जा सकती, क्योंकि लोग निवेश नहीं करते। क्योंकि निवेश करने के बाद ऐसा लगता है कि यदि आप कुछ लोगों को हायर करेंगे तो हमारे पास एक बोझ बन जाएगा। ऐसी स्थिति पैदा ना हो, ये उसको मैं जरूर मानता हूँ, लेकिन ऐसी स्थिति भी ना हो कि लेबर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारे इकोनॉमी का,
आज हमने देखा है बड़ी मात्रा में लोगों को दिल भी जाना पड़ा, फिर भी उनको बुलाने के लिए भी हवाई जहाज भेजने के लिए कुछ लोग बात करें, क्योंकि वो कह रहे कि काम के लिए तो आए। तो इसके लिए मैं समझता हूँ इसके ऊपर जरूर बदलाव तो होने चाहिए, लेकिन ऐसे बदलाव हो जो हमारे काम करने वाले मजदूर है उनको भी उसका हक मिले। ऐसा नहीं बनना चाहिए कि उनको हक निकाल के हम उनको कुछ काम करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की आपने जो बिल्कुल सही कहा, उसी तरह से एक विस्तृत स्तर पे जो अनावश्यक निर्बंध हमारे अर्थव्यवस्था में है, जिसके कारण हमारा अर्थव्यवस्था का विकास उसके पोटेंशियल तक नहीं हो रहा है, उसको निकाल देना चाहिए। ये रिफॉर्म की असली व्याख्या होनी चाहिए। मैंने देश में सबसे बड़े रिफॉर्म किए थे पावर सेक्टर रिफॉर्म। उसके कारण जब उस समय हमारे देश की, मैं अटल बिहारी की सरकार में 2002 में 20 साल पहले, जो 2000 से मैं मंत्री था, साल पहले बनता, उसके बाद में कानून आया, उसमें उसका लाभ यह हुआ कि उस समय 18% देश की पावर सेक्टर की डेफिसिट थी। आज उस समय ही मैंने कहा था कि रिफॉर्म लाने के बाद देश की 10 साल में हम 1 लाख मेगावाट ऐड करेंगे, विच हुआ। आज तो 3.5 लाख मेगावाट हो गए, क्योंकि एडिशनल पावर आ गई। तो रिफॉर्म का मतलब हमारे सामने ठीक होना चाहिए कि रिफॉर्म किस लिए हम चाहते हैं, तो उसका पोटेंशियल जो है सेक्टर का, उसको एक्सप्लॉइट करना चाहिए। लेकिन लेबर की ऐसी स्थिति नहीं है कि जिसमें कानून जो लेबर को एम्प्लॉय करने के लिए इंसेंटिव नहीं देते, इसके लिए लोग नौकरी में लगेंगे नहीं तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। तो इसलिए को एम्प्लॉयमेंट को इंसेंटिवाइज करने के लिए लेबर रिफॉर्म करने चाहिए, साथ ही में लेबर के इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करना चाहिए। इस तरह का उसकी व्याख्या, परिभाषा बननी चाहिए। तो ये मैं समझता हूँ इसका। क्या हम सोशलिस्ट माइंडसेट से अपना लीगल सिस्टम बाहर निकाल सकते हैं? अब ये तो लीगल सिस्टम की जो आपने बात की बिल्कुल है कि 2 चीज है जिसमें आपने बात की थी, बिल्कुल सही है। एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव और दूसरा हम जुडिशियल। ये दोनों सिस्टम में जब तक आप रिफॉर्म नहीं करेंगे तब तक हमारी देश की विकास की श्रृंखला आगे नहीं बढ़। तो उसको तो करना ही चाहिए, और वो करने के लिए दुर्भाग्य से जो कदम उठाने की जरूरत है वो नहीं आ पाए। जैसे आपने देखा होगा कि आज भी पूरी व्यवस्था, हमारी अर्थव्यवस्था भी हो, सामाजिक व्यवस्था भी हो, देश की अलग अलग नीतियों की चलाने वाली व्यवस्था हो, उसमें डेमोक्रेसी है, लेकिन ज्यादा हावी होते हैं ब्यूरोक्रेटिक माइंडसेट। तो उसको बदलाव तो आना ही चाहिए, और वो बदलाव ब्यूरोक्रेसी में भी होने चाहिए एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप के लिए, और जुडिशियरी में भी होने चाहिए, जिसमें लिए लोगों को न्याय मिले, लेकिन वो न्याय इस तरह से मिले जो लोगों को भी लगे कि मुझे न्याय मिल गया है। ये उसका रिफॉर्म का एक मतलब होना चाहिए। तो व्यवस्था बननी चाहिए, मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ। नमस्कार, मैं भूषण मर्दे, लघुउद्योग भारती महाराष्ट्र का दायित्व है मेरे। आपने 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात की, आपने उसका रोड मैप बनाया, तो एमएसएमई सेक्टर का उसमें क्या रोल आपने देखा था? एमएसएमई सेक्टर विशेष था, मैन्युफैक्चरिंग वाले उसमें क्या रोल निभाएंगे? जबकि आज एमएसएमई सेक्टर में का कंट्रीब्यूशन खाली 30% है, और मैन्युफैक्चरिंग का, एमएसएमई मैन्युफैक्चरर्स का खाली 6% है जीडीपी में, जो वर्ल्ड मैप में बहुत कम माना जाता है। तो वो आपने क्या रोल रखा था? और सर, अगर आप मानते हो कि एमएसएमई सेक्टर को एक की है, एक चाबी है इंडियन इकोनॉमी के लिए, जैसे हमने चाइना को देखा है, तो एमएसएमई सेक्टर को बढ़ाने के लिए, मतलब उसको आगे करने के लिए ईज ऑफ बिजनेस, प्रोडक्ट स्टैंडर्ड्स, और कुछ तरीके के, सबसे इंपॉर्टेंट उसका कैश फ्लो, ये 3 जो समस्या है उसके बारे में सरकार क्या सोचती है? मतलब मैं आपसे, क्योंकि आप जो बोल रहे हो सरकार की सोच है, वो ये तो सरकार क्या सोचती है ये जानने के लिए मैं उत्सुक हूं। देखिए, ये तो अभी ये विषय अलग विषय हो गया, लेकिन मैं संक्षिप्त में आपको बताता हूँ कि स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के लिए ही विश्व में जब तक हम वी डोंट बिकम पार्ट ऑफ अ ग्लोबल सप्लाई चेन, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को कभी लाभ नहीं होगा। तो इसलिए जो हमारा कार्यक्रम सिर्फ मैंने 5 ट्रिलियन का ही नहीं, जो हमने दूसरा रूप भी बनाया था जिसका मैंने जिक्र किया सुरजीत भल्ला जी के नेतृत्व में, उसमें भी हाउ कैन वी गेट इंटीग्रेटेड इनटू ग्लोबल सप्लाई चेन। आज भी जो स्मॉल स्केल सेक्टर है, मैं आपको थोड़ा सा उसका अंदाजा देना चाहता हूँ कि हमारे देश में
जो नई जीडीपी की सीरीज शुरू होगी उससे पहले मैन्युफैक्चरिंग का जो जीडीपी का कंट्रीब्यूशन है, आज इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी इज ओनली 16% ऑफ द जीडीपी, और उसमें जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें जो कंट्रीब्यूशन है इंडस्ट्री में, बिकॉज इंडस्ट्री इज नॉट जस्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लस माइनिंग एंड अदर्स बिकम इंडस्ट्री। तो लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें ओल्ड सीरीज में सिर्फ एक सेक्टर का सबसे बड़ा योगदान था जिसके कारण मैन्युफैक्चरिंग बढ़ गया, दैट इज ऑटोमोबाइल्स, which was contributing to more than 49%. Now new series has become 87% because we are given weightage to other industry. अभी आप मैन्युफैक्चरिंग जब ये लेते हैं तो ऑटोमोबाइल्स द बिगेस्ट वन, तो यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो कि ऑटोमोबाइल्स में ऑटो कंपोनेंट जो बनाते हैं दे आर ऑल स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज. इफ द ऑटो कंपोनेंट्स, सो वी आर सेइंग कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को बढ़ोतरी कैसे देनी चाहिए. स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कभी बढ़ेगी जब कोई तो उनसे खरीदेगा. तो खरीदने की दो स्थिति आएगी, एक तो देश में खरीदे या विश्व में खरीदे. विश्व में खरीदने के लिए उनको ग्लोबल सप्लाई चेन में लाना चाहिए, और देश में खरीदने के लिए ऐसा ही इकोसिस्टम बनना चाहिए जो सिस्टम में उनको बेचने के लिए भी बड़ी इंडस्ट्री भी खड़ी हो. दोनों का कॉम्प्लीमेंटेटिव नहीं होगा. स्मॉल स्केल इंडस्ट्री किसको बेचेगी, जैसे कोई भी लीजिए अभी फार्मास्यूटिकल्स में देयर इज एन इंडियन ड्रग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, उसके छोटे छोटे मेंबर्स है, वो लोन लाइसेंसी बेसिस पे काम करते हैं. तो हमारा दूसरा एक बड़ा सेक्टर है जो मैन्युफैक्चरिंग करता है, वो फार्मास्यूटिकल है. अभी वो स्मॉल स्केल सेक्टर के लिए कुछ ऐसे कंपनी भी रहे जो उनसे खरीदेंगे तो सही, तो उनके स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का काम भी बढ़ेगा. ऐसे कुछ स्मॉल स्केल सेक्टर है कि जो अपने आप में खुद को बेच सकते हैं. तीन स्थितियां पैदा होती है. एक तो यू शुड बी पार्ट ऑफ ग्लोबल सप्लाई चेन, सो ऑटोमेटिकली बी एबल टू सेल. सेकंडली यू शुड बी एबल टू सेल टू सम कंपनीज व्हिच आर रियली बिग इनफ टू व्हिच कैन बाय फ्रॉम यू. थर्ड, यू आर सो टेक्नोलॉजिकली savvy that you can sell your products on your own. उसका कंट्रीब्यूशन आज भी हमारी देश के अर्थव्यवस्था में बहुत कम है. तो मैं तीनों को बढ़ोतरा देने के लिए उसमें काम किया है, बड़ी मात्रा में काम किया. मैं अभी उसको विस्तृत स्वरूप में नहीं बता, तो एक अलग विषय है. जैसे अभी प्रतीक जी शुरू में कह रहे थे, मैंने 200 से ज्यादा वेबिनार में पिछले कुछ हफ्ते बात किया. उसमें 65 अलग विषयों के ऊपर बात किया जो एक दूसरे से निगड़ित नहीं थे. इसमें कुछ विषयों के ऊपर एसएमई पे बात किया था. अभी समय होगा तो आपको विस्तृत में बता, लेकिन इसके ऊपर हमने बहुत मात्रा में काम भी किया. नमस्ते सर. सर मैं नेहा सिन्हा हूँ, इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स से जुड़ी हुई हूँ. जिस तरह से आपने शुरुआत की कि देश की स्थिति वैसी नहीं रहेगी जैसे पहले थी और हर सेक्टर में परिवर्तन देखने को मिल रहा है हमें अब, तो सर क्या हम ये कह सकते हैं कि इस पैंडेमिक, इस क्राइसिस के बाद दिस कोविड-19 हैज इनवर्सली इम्पैक्टेड ग्लोबलाइजेशन, क्योंकि एक्सपर्ट्स कहते हैं कि दिस वायरस इज गोइंग टू स्टे फॉर अ लॉन्ग टाइम. तो क्या ये कह सकते हैं कि इट्स एन एंड ऑफ एन एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन, और क्या हम आर वी टर्निंग ग्लोबल टू लोकल as all of us are containing ourselves to respective geographies? So sir, just wanted to you have to first therefore decide what is globalization. When you say it is end, means you must know what is ending, so then only you can know it is ended or not ended or it is continuing. See, when we want to make local products, as Prime Minister himself want to make local products for global markets. So if globalization ends, then how can we sell the products to global markets? So we have to be clear. What is meant by this is that globalization means we get access also to global markets. Now, उससे पहले somebody was asking me question about small scale industries. Now, if you want to be part of global supply chain, how can you become part of global supply chain if there is no globalization? That's right. So we have to be clear about. We have to make sure that globalization is a process in itself. For example, today we are selling $330 billion of our exports to outside the world. We have more than $170 billion of services exports, which has created huge jobs. Now, if we don't export, because as you end of globalization, so I'm saying what is mean of end of globalization? The end of globalization, would it mean that we'll stop exporting? Would it mean that we'll not stop exporting services? Now, IT services, which has created huge employment opportunities, more than 8-9 million people are working in this. Would it mean that we should deny jobs? So it will not be in that. So we have to first know what is globalization to know whether it's ending or beginning.
So we'll have to define that properly. But what is important is that making products local. So therefore, I was giving you two very interesting scenarios. One is $5 trillion economy at a macro level, but at the same time, without forgetting that you have to make everything from locally also. So if you can make in a way that we make products which are available in India, which will create jobs in India, will be always sold to global markets. That is should be our vision. I give an example. Yesterday I was speaking on it. Bamboo program had started in 1998, and everyone was laughing at me. Bamboo products, very environment friendly, can be exported all the world. But who will benefit from it? Because bamboo products will be made locally. It will be made in some villages of the Northeast India or the Western Ghats. So the local production will happen, but can be for the global markets. So we should have a proper understanding about whether it is not simple to say that globalization will start and globalization will end. So it's not like that. So we have to be very clear about it. What is end of globalization? For us to, we'll have to think about what is globalization. So we'll have to own that properly. But it is not in India's interest that we do not export to outside of the world, because that is the only way we can create jobs. In fact, those countries who are registered more than 10% growth also have integrated to global market. So our idea should be that we should encourage local manufacturing significantly. We should try to make local products as much as possible, but we should all have integration of that to global markets. That's the only way we can benefit more. कौस्तुभ जोशी जी. सुरेश जी, मेरा सवाल है, विश्व स्तरीय शिक्षा के विस्तार के लिए हमें अभी सरकारी तौर पर बहुत पैसा लगाना पड़ेगा. अभी ये कोविड-19 के बाद तो सब जगह चर्चा हो रही है कि एजुकेशन और हेल्थ में गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ना चाहिए. तो प्रैक्टिकली इतना ज्यादा पैसा गवर्नमेंट के तिजोरी से डालना थोड़ा मुश्किल होगा. तो निजी निवेश और सार्वजनिक निवेश साझा होके इसमें कुछ हो सकता है क्या? क्योंकि हमें अगर विश्व स्तर पे जाना होगा तो हमारे लड़के मतलब जो सीख रहे हैं वो भी विश्व स्तरीय सीख होनी चाहिए. इसके लिए साझा निवेश का कोई प्रावधान हो सकता है क्या आने वाले समय में? देखिए, एक तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ जिससे आपके प्रश्न के एक बैकग्राउंड बन जाएगी, पार्श्वभूमि बनेगी. हमारी जो जरूरत है कि देश का विकास आज हो रहा है उससे 2-3-4% से ज्यादा हो, इसलिए कम से कम हर साल 10 से 12% जीडीपी का हमें इंफ्रास्ट्रक्चर निकालना पड़ेगा. 10 से 12%. यदि आज हमारा जीडीपी $2.9 ट्रिलियन है तो हर साल में करीबन ले लीजिए 300-350 बिलियन डॉलर. 350 इसीलिए बोला हूँ क्योंकि धीरे धीरे जीडीपी बढ़ेगा भी तो उसके प्रतिशत अमाउंट बढ़ती ही जाएगी. तो 300 बिलियन to 350 बिलियन डॉलर हमको इन्वेस्ट करना चाहिए हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर में. अभी आपने जो सवाल पूछा तो ये तो आप कह रहे हैं कि सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर, एजुकेशन, सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, रेलवेज, पावर, एविएशन, एवरीथिंग एल्स. तो $350 बिलियन क्या सरकार निवेश कर पाएगी? नहीं, संभव ही नहीं है, क्योंकि वो अपना पूरा बजट का साइज क्या है. तो इसलिए ये बिल्कुल आवश्यक है कि निजी निवेश की जरूरत होगी. निजी निवेश के बिना होगा. जैसे मैंने आपको एक उदाहरण भी दे रहा था, आप निजी निवेश के पक्ष में कि उसके विरोध में है? बहुत ही पक्ष में हो. तो इसके लिए मैं आपको उदाहरण देता हूँ. जो पावर सेक्टर रिफॉर्म की बात जो मैं कर रहा था 2000 में, 2002 में लीजिए और भी थोड़ा 2 साल आगे जाके हुए, हमारी पूरे पावर सेक्टर का इंस्टॉल कैपेसिटी थी 89,000 मेगावाट. उसमें निजी क्षेत्र का योगदान था 2%. That was also one plant which was Tata that started. We had nationalized everything in 1948. तो मैंने यही कहा रहा था, जो मैंने इसके लिए जो मेरी बहन प्रश्न पूछ रही थी, पहला प्रश्न जिन्होंने पूछा कि रिफॉर्म का मतलब क्या है. You should know the outcome. The reform is in for the sake of reform or reform has to have some purpose. What is the outcome of the reform? मैंने कहा था कि जब तक हमारी इंस्टॉल कैपेसिटी नहीं बढ़ती तब तक हम पावर डेफिसिट कम कैसे करेंगे. साथ में हमने एनर्जी एफिशिएंसी लॉ भी लाया था. ऐसा मैंने कह रहा था कि डिमांड साइड भी मेजर्स नहीं होने चाहिए, लेकिन सप्लाई भी तो बढ़ना चाहिए. और सप्लाई बढ़ाने के लिए राज्य सरकार के पास धन नहीं था.
केंद्र सरकार के पास नहीं था, ना ही स्टेट इलेक्शन बोर्ड तो बैंकरप्ट हो चुके थे। तो मैंने कहा निजी क्षेत्र को लाना पड़ेगा, और निजी क्षेत्र को लाने के लिए पाबंदी थी 1948 में कानून बनाने के बाद। इसके लिए जो 2003 का कानून मैंने लाया, उसके कारण जो हमारा 3.5 लाख मेगावाट इंस्टॉल कैपेसिटी बढ़ी, वो सिर्फ उसमें 60% से ज्यादा, $350 बिलियन से भी ज्यादा निवेश हुआ, वो प्राइवेट सेक्टर का हुआ है। उसका लाभ किसको हुआ? आज बिजली की स्थिति, आज अब बिजली नहीं है ऐसी तो स्थिति अभी नहीं है, उसका कारण डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के प्रॉब्लम है, डिस्कॉम के प्रॉब्लम है, उसमें भी हमने उस समय निकाला। आपके जो क्वेश्चन में बिल्कुल सहमत हूँ कि यदि हमें तेजी से विकास करना है, वो जो मेरी बहन भी पूछ रही थी सोशलिस्ट माइंडसेट से बाहर कब आएंगे, तो इसीलिए मुझे लगता है कि हमें किसी भी मामले में हमारी देश के एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर ज्यादा निर्भर करना पड़ेगा। तो आत्मनिर्भर भारत की कल्पना में भी यही आता है कि व्हाट इज द इंडिया ग्रोथ स्टोरी, इंडिया ग्रोथ स्टोरी ड्रिवन बाय एंटरप्रेन्योरशिप। आज हमारे पास इतने स्टार्टअप्स है, तो इसलिए आप बिल्कुल सही करें, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ। उसको लाभ होना चाहिए। अभी यदि हम सिर्फ उसके लाभ दे, उनका योगदान रहे ऐसे सोचेंगे, लेकिन फिर उसकी नीति बननी चाहिए। तो निवेश करने के लिए हम कहेंगे आप निवेश कर सकते हैं, लेकिन जब तक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सही मायने में नहीं होगा, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप को रिस्ट्रिक्शन में हम डाल देंगे तो भी एंटरप्रेन्योरशिप उभर के कैसे आएगी? आपका यदि 50% से ज्यादा समय ब्यूरोक्रेसी और रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ जाएगा, तो आप एंटरप्रेन्योरशिप कब करेंगे? और इसके लिए हमने देखा है कि जब भी हमारे भारतवासी है विदेश में जाते तो बहुत ही यशस्वी बन जाते, और यहाँ पे तो उनको कठिनाई आती। वही तो है, स्कूल में पढ़ा हुआ, एक बेंच में बैठने वाला एक एंटरप्रेन्योर विदेश में जाता तो यशस्वी होता है, यहाँ नहीं होता है। इसके लिए बिल्कुल मैं आपसे सहमत हूँ। नमस्कार सर, रश्मिनी कोपरकर, मैं जेएनयू में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ इंटरनेशनल रिलेशंस की। सर, ये जो पोस्ट कोविड वर्ल्ड ऑर्डर उभर रहा है उसमें इंडिया का एक स्टैंडर्ड रोल रहेगा ऐसे माना जा रहा है, और आपने भी अपने शुरुआती बातों में कहा। जैसे ही कोविड की महामारी उभरी थी, हमने प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने G20 के वर्चुअल मीट का इनिशिएटिव लाया था। उसके बाद हमने सार्क कंट्रीज के साथ SCO, क्वाड, इस तरह के मल्टीलैटरल वेरियस एंगेजमेंट्स करते करते अभी हम G7 का जो इनविटेशन है उस पे आके ठहरे हैं। तो ये जो सारे मल्टीलैटरल एंगेजमेंट्स इंडिया के हैं, उसके बारे में आप इसको किस तरह देखते हैं और इसका क्या फ्यूचर होगा सर? थैंक यू। अभी मल्टीलैटरल एंगेजमेंट तो हमारे साथ साथ में रहेंगे। देखो मल्टीलैटरल इज अ वेरी ब्रॉड टर्म, जैसे कि हम लोग यूनाइटेड नेशन इज अ मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन, वी टॉक अबाउट WHO is a multilateral institution. So these are all multilateral engagements will ultimately happen. But at the same time, there is, as you are mentioned, आपने जिस तरह से ध्यान आकर्षित किया कि अलग अलग ग्रुपिंग भी बनेंगे। सिर्फ ब्रिक्स हम लोगों ने बनाया। ब्रिक्स बनाने का मतलब ये था कि एक 5 ऐसी अर्थव्यवस्थाएं जो तेजी से बढ़ने वाली है। ऐसा पहले तो गोल्डमैन सैक्स ने ब्रिक्स का, वो बाद में ब्रिक्स हमने जो बनाया, उसके पहले गोल्डमैन सैक्स ने उसका एक रिपोर्ट दिया था, और वो रूपा पुरुषोत्तम करके एक लेडी थी इकोनॉमिस्ट, उसने बनाया था रिपोर्ट। तो उसके आधार पर हमने ब्रिक्स का एक ग्रुपिंग किया, वो भी मल्टीलैटरल सब छोटे लेवल पे। उस तरह से इंस्टीट्यूशन बनेंगे। G20 इज नॉट क्रिएटेड बाय इंडिया, नॉट G7 इज क्रिएटेड बाय इंडिया। आपको मैं थोड़ा सा उसमें बताना चाहूँगा। G20 इज ऑल टॉप 20 इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड आर G20 टुगेदर अकाउंट फॉर 86% of global GDP, and India being now the 5th largest economy is a very part grouping in our own right. India will be hosting G20 for the first time in 2022, 2 years from now. We are preparing for it. G7, India is not a member of G7 even today. G7 is a grouping of top 7 countries or top 8. It was G8 till Russia was moved from G7 grouping, and now it has remained 7. We were invited, we have been invited, like even last December, we were invited, last December, we were invited for, or not December, I think earlier, sorry. But when the France was the presidency and this took place in Biarritz, in France. So I was also there with the Prime Minister. We are invited for it. Now Trump has invited us. Now we are not part of the grouping. It is an invitation, which is a prerogative of any president to invite any country that they want to group. But we are not become part of G7 yet. Because if you become G7, it cannot remain 7 anyway, because the number will change. But now the idea that Trump has proposed
is to expand the G7 grouping to involve Russia, India, Australia, and South Korea. So that will become 11. So G7 will not remain G7; it will become G11. So we have to be part of different groupings. One on account of we being part of an economic bloc, or we are part of UNFCCC, for example, United Nations Framework Convention for Climate Change, that we have to do for protect climate change interest, or BRICS, which we are thought that it was self-protecting interest. Then we have got Indian Oceanic Rim. There is also grouping that we have created. So we create grouping to serve a particular purpose, but that is not working at expense of each other. But point is that we strongly believe in multilateralism because we don't want one country or two countries together deciding the fate of the rest of the world. That is not in India's interest, not in world's interest. We want multilateralism to prevail. सर, मैं संदेश सामंत रामनारायण रोहिया कॉलेज मुंबई में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ और इंटरनेशनल रिलेशंस पे काम भी कर रहा हूँ। सर, मेरा सवाल ये है कि आप मल्टीलैटरलिज्म और मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में बहुत कुछ कह रहे हैं। इस मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर में और 21st सेंचुरी में इंडिया की भी बहुत अहम भूमिका रहने वाली है, पर प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे जो ग्लोबल इश्यूज है जहां पे इंडिया की ओवर्टली कोई ओपिनियन है नहीं, जैसे कि हांगकांग इशू हो या फिर उग्यूर इशू हो। रिसेंटली 2 बीजेपी एमपीज अटेंडेड द ओथ टेकिंग सेरेमनी ऑफ Taiwanese Prime Minister, which happened virtually, which is a welcome move. But there are a lot of issues where India is not opining very overtly. So how do you see this entire policy? Because when you say we want to grow as a country, we want to have our opinion, what do you see the future of it? I don't understand. If you don't opine on Hong Kong, that means we don't have any opinion on the world issues? I don't think so. See, these are firstly, would you like that some countries opine on our internal issues, what is happening in Kashmir? Would you like it? So Definitely not. There are world power investors. So then how can we expect that we should go and talk about the affairs of other countries? So when there is a uniqueness about why some countries are opining on Hong Kong and India has not opened, for a simple reason is that Hong Kong once upon a time was part of UK's territory. And then they made a special agreement with China about what could be the status of that. So there is a relationship between that. So those countries who are opining on it, doesn't mean they have become global power, Hong Kong. And because India doesn't open Hong Kong doesn't mean we are not a global power. So it doesn't mean that. It doesn't mean that we don't have views on it, but there is a ways of expressing certain views on any issue. So we don't expressing a view on Hong Kong doesn't debar us from becoming a world power. नमस्ते, मैं सुरेश जी से इस तरह कनेक्ट हो रहा हूँ कि मैं भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और दूसरा अलग रिलेशन लग रहा है मुझे कि आपको शेरपा कहा गया है। मेरा माउंटेनियरिंग से ताल्लुक है, तो शेरपा के लिए बहुत हमदर्दी रहती है। थोड़ी वर्ल्ड इकोनॉमी के बारे में थोड़ा विचार, ये अभी चीन में जो ये कोविड के तरफ से जो महामारी की दृष्टि से चीन में जो चीन के लिए पूरे संसार में जो डिप्लोमेटिक डाउनग्रेडिंग हुआ है चीन का, और उसकी वजह से अपने देश के लिए, भारत के लिए बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी खड़ी हुई है। इसका लाभ लेने के लिए हमको दो चीजें मेरे हिसाब में करनी चाहिए। एक तो कैपिटल जब तक नहीं होगा हमारे पास पर्याप्त मात्रा में, तब तक हम इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट नहीं कर पाएंगे, और जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट नहीं होगा तब तक हम इंडस्ट्री और सर्विसेज दोनों के लिए जो ये गैप चीन ने छोड़ी हुई है वो भरने के लिए जो करना चाहिए वो कर नहीं पाएंगे। तो ये दो चीज़ों के लिए आपके क्या विचार बनते हैं कि किस तरह से हम कैपिटल अट्रैक्ट कर सकेंगे? एक बात। दूसरी बात है, हमने इसके लिए कुछ बड़े अच्छे विचार पहले किए थे, जैसे स्किल डेवलपमेंट। उसका पिछले 5-6 सालों में बहुत कुछ हुआ ऐसा लगता तो नहीं है।
वो मुझे लगता है कि हमको ज़्यादा ध्यान देके कुछ करना पड़ेगा, जिससे हमारा जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना है वहाँ पहुँचने के लिए हमको कुछ अच्छे कदम उस दिशा से मिल जाएंगे। धन्यवाद। मैं तो सही शेरपा को मैं प्रणाम करता हूँ, क्योंकि आप सही शेरपा मॉडलिंग करते हैं, तो और चार्टर अकाउंटेंट भी है, तो मेरे प्रोफेशनल ब्रदर भी है। एक आपने जो पूछा उसमें 2-3 आंकड़े, एक तो आपने बिल्कुल सही कहा कि जो मैंने हमारे शायद जो जोशी जी ने मुझे पूछा था, उनको मैं बता भी रहा था कि उन्होंने पूछा निजी क्षेत्र का क्या योगदान कैसे हो, विकास कैसे हो, तो मैंने कहा था कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मैंने उसी अभी बताया भी था। लेकिन ये बिल्कुल सही है कि इकोनॉमी के ग्रोथ के लिए कैपिटल तो चाहिए ही चाहिए। The investment ratio in the economy will decide the growth rate. At this stage of development, India's this stage of development, growth will come from investment. The growth can also come from expenditure, consumption. But at this stage of India's growth, we need more investment-led growth. That is what China did in the first 25-30 years. That's why China grew so fast. So investment-led growth, obviously investment paisa chahiye. Our savings rate has fallen considerably in the last years. Domestic savings rate. It's a cause of concern. China's savings rate 50%. Singapore is also the same level. The Asian savings rate has been very high. That's why the US savings rate is very, very low. That's why US ka pura growth rate depends on consumption. More than 70% of US economy grows on consumption. So we have to find out how to make money available. Very, very valid question. So one, we have to increase the domestic savings rate, for which we have to take number of. Now again, I'm not going into that, but otherwise this will become discussion on economy, which I have done many times in the last few weeks. But one is increasing domestic savings rate. The second part is we have to get investment from outside. So whether that investment come only in 3 forms, either FDI or external commercial borrowing or through portfolio investment. There's only 3 ways that foreign investment can come into India. Now, my other Ben, she was asking me a question about end of globalization. So that's what I was telling her. What is meaning by globalization? We have to think about it. If you want, for a good reason that आपने पूछा मुझे, that we want to get investment into India, and we don't have domestic saving. The choice is that we have to get investment outside to grow faster. So that cannot happen without being part of a global system. So that's why we'll have to redefine what is globalization, which will suit India's interest. So we'll have to think about it. So this is the point that you're mentioning. I agree with you. The second point you're saying is about infrastructure, which is absolutely valid. That without infrastructure, growth is not possible. That's one of the most limiting factor. And that's why I'll give an example of power. Now, nobody talks about power now. After that power sector reform that I initiated as a result. Otherwise, if you recall, as a chartered accountant, 20 years ago, you will say power nahi hai to India kaise, how can become powerful country? Today, at least we have power surplus in that sense. But that is infrastructure. That happened because of investment that came in from different sectors through legal changes. We'll have to work on that sector by sector to create infrastructure as a basis. Railways. I prepared a plan for 8,56,000 crores investment to the railways in 5 years, which was nobody could even imagine railways can invest like this. So as a railway minister started doing that. So I think we have to work on investment-led growth, for which finding money, very valid question, we'll discuss at length whenever time permits, but very valid. Hello, sir. My name is Shambhavi Thete, and I'm student and researcher of geopolitics. My question is very simple. My question is Atmanirbharta means India is moving towards individualization? And if yes, then how it is going to shape Indian foreign policy in G20 format? See, Atmanirbharta is not looking inward, but it is becoming self-strong. You should be strong enough to be standing on your own feet. For example, when your father will tell you
you become very strong, independent. Doesn't mean he wants to tell you that you don't have a relationship with me. So your father wants you to be strong so that you can be on your own. Doesn't mean he wants to live relationship. So I think it is actually Atmanirbharta is basically an extension of our own thinking that we should strong enough to be on our own feet. So I think that is what is really a meaning of this, and also realizing your true potential. See, there are many entrepreneurs in India, and I'm very happy that your other colleagues are asking me questions, which I fully agree, that we must allow an individual entrepreneurship to grow. And that is why the first question was a very veteran blogger. She asked me a very pertinent question. How do you come out of the socialist mindset? That is very important. I think if you allow realization of your true potential, and socialist mindset would mean that everything has to be decided by the state, that a big brother will decide for you. That should not be the case. So you can decide for yourself. You can decide your own fate. There is a very spiritual guru in, where do you live? You live in Mumbai? So in Mumbai, there is a very spiritual guru called Pamodroppai, who passed away, but he has a Jivan Vidya mission. So he's tu tuja jivnata shilpakar. You are master of your own destiny. So I think that is what Atmanirbharta. That is, Atmanirbharta will come. And I will tell you something very interestingly. Some people are asking me this. 25 years ago, when I became MP for the first time from Konkan, I won 4 Lok Sabha elections there. I started a program for development of individuals becoming entrepreneurs. Villagers, total villagers, by giving them training. We have trained 1 lakh people for self-payment in Konkan, 1 lakh, women mainly. And some have become entrepreneurs. So that is Atmanirbharta. So this is, if you give them training and try to do it, doesn't mean that Atmanirbharta has got any adverse consequences from India's foreign policy. That's a different issue. So we'll be, and again, we are not going to be saying that I don't have any relationship with any other country in the world. I want to be like North Korea. We are going to say that. We'll be definitely be part of the global trading system. In fact, that's what our many professors, including my sister from JNU, Rashmini Koparkar, has been saying, that we'll be part of many multilateral institutions, many groupings. But that does not deny us the right of becoming self-reliant, self-sufficient. Realizing your true potential. That is what it is. सौरभ जी, तुमचा प्रश्न घ्या. In the coming context of, say, hydroxychloroquine and whatever has happened, the politics happened. Suppose if we again begin with the hydroxychloroquine treatment for the COVID-19 patients around the world, do we have any opportunity to build a medical diplomacy from India's side? You know, if you look at it, I don't know what is the meaning of medical diplomacy, but look at it like this, what happened. We supplied medicines to 50, 60 countries. So we have been working very closely. In fact, I'll just tell you, I was in Saudi Arabia, for that was my last visit abroad, and since then I've been at home only in Delhi. But I raised the issue of making a vaccine available through a common concern. So Prime Minister Modi made this very strong pitch for it in the subsequent virtual summit that we had. So we are doing this. So the medical diplomacy will happen through WHO, actually speaking, because that is an organization which deals with all these countries together. So I think we have to work on many things. See, I'll tell you something. We supplied medicines. I personally received so many calls from different countries. Then, of course, Prime Minister talked to those countries, Prime Ministers or President. We are given medical supplies to many countries in the world. So this is something very interesting and very unique. And again, we are becoming part of a global effort to develop a new vaccine. So this is also part of that same, if you call it as a medical diplomacy, but we are working on that. Suresh sir, Amita Apte ji is not able to ask. I'll ask her, and this is the last question. World order और emerging world order और भारत, इसमें innovation और startups के लिए what is our vision and what is being done for that? There are certain things with nothing to do with new world order. We have to develop our own innovation platforms. We have to develop our own startup systems. We have to make sure. Now, question is whether these startups and innovation that we will develop in India, whether they will have a global market or not. Now, to get that global market, we must be integrated to a global system. We must be part of a global supply chain or value chain so that they can be sold abroad. So this is something we must understand, and that's why some of these questions that we have been asking, future of globalization,
whether it's the end of globalization, whether we want more investment in India, how can we get those investment? All these are related to one another in a sense. There are certain things like innovation, like startup, which we have to do domestically. Like Atmanirbhar Bharat, we have to do it domestically. We have to create our own industry domestically. But we should do it in such a way that we become globally competitive, and therefore such new ideas, new innovation, new startup which will come up will be able to also be part of an integral global supply chain. So this global order that we are talking about should be open, as Prime Minister said in 2018 January in Davos. At the same time, it should be such that we should be non-discriminatory, we should be participatory, we should be democratic, we should be rule-based, we should be transparent. This is how we should be. So the global order should be very clear. These are the characteristics of a global order. And to do that, we have to work on various systems, because there is no one global order. Global order will be some sort of a very broad theme. In that, we'll have to develop new institutions. Maybe new or present institutions, we have to be regenerated, like the WTO may be formed in a different form. But those institutions will be the icons of that order. But order has to have certain principles, certain characteristics. So that's why I just mentioned what the characteristics should be. So this is how it should be. Thank you, sir. I would request Pranav Bhunde ji from Rashtriya Patrakarita Kalyan Nyas to end the session with a concluding note. सुरेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद. जैसे आपने 45 मिनट्स का कमिटमेंट दिया था, हम समझ सकते हैं आप कितने व्यस्त हैं. पिछले कुछ दिनों में आपने लगभग 200 से ज्यादा लेक्चर्स डिलीवर किए हैं और हर विषय आपका अलग था जिस विषय पे आपने लेक्चर डिलीवर किया. ऐसे में इस सब की तैयारी करना, बाकी आपके जो सब बड़े बड़े काम चल रहे हैं उसमें आपका कंट्रीब्यूशन रहता है. फिर भी आज लगभग 75 मिनट्स का समय आपने हमें दिया और फ्यूचर वर्ल्ड ऑर्डर में भारत का स्थान 75 का भी 80 मिनट हो गया. 80 मिनट हो गया जी, बिल्कुल. तो फ्यूचर वर्ल्ड ऑर्डर में भारत का स्थान, इस विषय में आपने हमें संबोधित किया. लगभग सभी प्रश्नों के आपने उत्तर दिए. मैं आपसे आभार व्यक्त करता हूँ राष्ट्रीय पत्रकारिता कल्याण न्यास की ओर से. और साथ ही साथ आज जो एक्सपर्ट पैनलिस्ट इस फोरम में सहभागी हुए हैं और हमारे साथ उन्होंने पिछले 80 मिनट में अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया है, तो उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ.